जय हिंद। आज हम लोग उपस्थित हैं बायोलॉजी की क्लास लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और ये बायोलॉजी की क्लास जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम होने वाला है 14-15 अक्टूबर को, 14-15 अक्टूबर 2022 को, ये उसी को देखते हुए चलाई जा रही है। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे वोल्यूबल बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी पेपर में या किसी न किसी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए थे। आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कभी न कभी। कभी देख लीजिए, लेखपाल हुआ, अमीन हुआ, फिर उसके बाद चकबंदी लेखपाल हुआ, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा हुआ। ये सारे जो पेपर होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। या यूपी ट्रिपल एससी की यूडीए बाई एलडीए भर्ती हुआ। तो हमारा कहने का पर्पज बस यही है आपसे कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को इसमें नजर नहीं आएगा कि जो किसी न किसी परीक्षाओं में न पूछा गया हो। ओनली यूपी ट्रिपल एससी में, और उसी आयोग का पेपर है पेट। तो संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जनरल स्टडी के क्वेश्चन जो रिपीट कर जाते हैं। कई बार पेपरों में क्या होता है, रिपीट कर जाते हैं। और इसी को देखते हुए जो सारी चीजें चलाई जा रही हैं। तो आइए बिना टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन के तरफ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का प्रयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रसायन विज्ञान, बी कह रहा है क्रीमोथेरेपी, सी कह रहा है फिजियोथेरेपी और डी कह रहा है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि औषधि उपचार होता है। इसमें क्या होता है, तो औषधियों से उपचार होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो कैंसर होता है ना, कैंसर के जो कोशिका जो नष्ट हो जाती हैं, जो कैंसर बनाती हैं, तो उन कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए औषधि में इसका उपचार होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि घाव का अध्ययन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि घाव का अध्ययन, ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। जो हम लोगों को चोट लगती है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि काकोलॉजी, बी कह रहा है ओंकोलॉजी, डी कह रहा है ट्रामेटोलॉजी और डी कह रहा है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो अगर इसका बात किया जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रामेटोलॉजी के अनुसार घाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए ओंकोलॉजी की, बात की जाए किसका, ओंकोलॉजी की, तो ये जो अगर बात की जाए किसका, तो ओंकोलॉजी की। अगर ओंकोलॉजी को देखा जाए तो इसके अंतर्गत
जानते हैं किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत जो कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर और जो ट्यूमर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी इसके अंतर्गत त्वचा तथा त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, त्वचा, चमड़ा, ठीक है, त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किया जाता है कैंसर और ट्यूमर का इलाज, और ट्रामेटोलॉजी में किया जाता है घाव का अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर हमारा इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ठीक है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि रोग, ऑप्शन नंबर बी हृदय रोग, ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नेत्र रोग। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चों और शिशुओं के रोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत शिशुओं और बच्चों के रोगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रश्न ये है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है ये? ऑप्शन नंबर ए शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी कृषि विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी एग्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मानव विज्ञान। ठीक है, तो अगर जीव की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो ये आएगा आंतरिक संरचना विज्ञान के अंतर्गत, तो ये आएगा शरीर विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत ये आएगा। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत नया है और इसको आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नाखून, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हृदय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पांव, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ध्वनि। तो इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पांव से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा? पांव से संबंधित हो जाएगा। पांव से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका इलाज का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बतलाती है। अभी मैंने इसको आपको दूसरे क्वेश्चन में शायद रहा होगा, हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, उससे पहले आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं, तब तक कि मैं आप लोगों को बता भी दूं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यूरोलॉजी। ठीक है,
इसका आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर? सी, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ट्यूमर और कैंसर का। किसका अध्ययन किया जाता है? ट्यूमर और कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। यूरोलॉजी जो है, यूरोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है कि जो मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग से रोगों से संबंधित है। ठीक है, जो पुरुष के मूत्र मार्ग और प्रजनन मार्ग है, ठीक है, उसमें जो रोग होता है और उस रोगों का जो अध्ययन होता है उससे ये संबंधित है। ठीक है। आर्टियोलॉजी हड्डी संरचना एवं कंकाल की संरचना का संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, ओंकोलॉजी जो कि ट्यूमर और कैंसर से संबंधित इसमें इलाज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा है और अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि अच्छा, एक ही क्वेश्चन कई बार आ गया ना, इस क्वेश्चन को हमने करा चुका है। ठीक है, चलिए फिर से भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था शारीरिक रचना विज्ञान। क्या हुआ था? शारीरिक रचना विज्ञान इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, चलिए आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ठीक है, तो यह है हम लोगों का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ए कह रहा है न्यूरॉन, बी कह रहा है नेफ्रॉन, सी कह रहा है सेरिब्रम और डी कह रहा है सेरिबेलम। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन से बने होते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो कार्य मानसिक से सूचना का आदान प्रदान, मतलब मस्तिष्क दिमाग के का सूचना जो होता है उसका आदान प्रदान करना और उनका विश्लेषण करना होता है न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन सेल से ही हम लोगों का ब्रेन बना होता है। ठीक है, इसीलिए ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और इसमें कोशिका का नहीं बन पाती है। इसी कारण जब ब्रेन में चोट लगती है तो हम लोगों का ब्रेन जो होता है डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है, जो भी कोशिका वहां पे डैमेज हो जाती है वो नष्ट हो जाती है और इसी कारण ब्रेन में जो होता है ट्यूमर हुआ या फिर कैंसर हुआ, ये बहुत तेजी से फैलने लगता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन न्यूरॉन के तरह होता है और इससे रोगों से संबंधित न्यूरॉन होता है और इसका अध्ययन जो होता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? मतलब कहने का ये क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसका 90% हिस्सा, ठीक है, वो कहाँ अवशोषित होता है या सोख लिया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ब्रिक, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत। ठीक है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, ठीक है, पोषक तत्व, तो हम मुंह में लेते हैं, मुंह में खाने के बाद वो गले से, ठीक है, होते हुए आहार नाल से होते हुए वो कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अमाशय में चला जाएगा। तो अमाशय में उसका बस ये होता है कि अमाशय में खाना को पचाने के लिए अग्नाशय से जो है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं हार्मोन्स जो निकलते हैं उसमें आएगा। फिर किडनी से भी हमारे
जो होते हैं हार्मोन्स आएगा उसमें, और ये सारा चीज वहां मिलाया जाता है, मतलब मिक्सचर किया जाता है पेट में, ठीक है। और वहां से जब वो आगे चलता है, वहां से जब वो आगे चलता है तो छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत, और छोटी आंत में जो सबसे लास्ट स्टेज होता है विलाई बोलते हैं जिसको, ठीक है। विलाई में जब ये जाएगा तो कहा, छोटी आंत में जब विलाई में जाएगा तो वहां इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, पाचन होगा। वहां 90% क्या होगा, खनिज जो होते हैं सोख लिए जाते हैं, मतलब खनिज का अवशोषण वही आपका हो जाता है। फिर ये बड़ी आंत के सहारे होते हुए, और बड़ी आंत में हम लोगों का सिर्फ पानी, जल का अवशोषण किया जाता है, मतलब सोख लेता है, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन जो होता है वो सिर्फ पानी का होता है, ठीक है। और छोटी आंत में हमारे पोषक तत्वों को वहीं लास्ट में जो विलाई आती है वहीं पे क्या होता है, इसको सोख लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। छोटी आंत में 90% हिस्से जो खनिज तत्व जो अवशोषण होते हैं, 90% हिस्से वो छोटी आंत में ही पच जाते हैं, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है। और अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मनुष्य में लाल, ओ सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य में लाल रुधिर का जीवन काल होता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर में, ठीक है, जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है उसका जीवन काल कितना होता है, ठीक है। 80 दिन होता है, 90 दिन होता है, 120 दिन होता है, 140 दिन होता है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी, 140 दिन में क्या होता है, ये खत्म हो जाती है। और ये कहां खत्म होगी, तो प्लीहा में। कहां खत्म होगी, प्लीहा में, ठीक है। उसको प्लीहा में जाके ये क्या होती है, विनाश हो जाती है। और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्र बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज यहां होता है, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है हम लोग का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव रक्त के किस समूह को सर्वदानी कहा जाता है, ठीक है। किस समूह को क्या कहा जाता है, तो सर्वदानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ए को कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है, ओ कहा जाता है, बी कहा जाता है। अगर सर्वदानी की बात की जाए तो ये क्या आ जाएगा, इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर में जो बैंक रक्त होता है, ठीक है, मानव शरीर में जो रक्त होता है, ठीक है, उसको, उसका जो है बैंक को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हृदय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हृदय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किडनी, ठीक है। क्या होगा, किडनी। तो अभी हमने आपको बताया कि प्लीहा में जाके नष्ट होता है और वहीं पे जो कि स्टोर किया जाता है रक्त को, ठीक है। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लीहा। क्या हो जाएगा, प्लीहा, स्प्लीन में, ठीक है, जाके हो जाता है, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है, यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुण ए हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह होगा। अगर ए अगर है तो इसमें क्या हो सकता है बच्चे का समूह, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि
ए बी हो सकता है, ए या बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए होगा, बी होगा या ए बी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओ होगा या ए होगा या बी होगा या ए बी हो सकता है। डी कह रहा है ये होगा या ओ होगा। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर देखा जाए। ठीक है, तो क्या दिया है ए और ए का अगर देखा जाए तो संभवतः ए या ओ होगा। तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जब ए माता का भी हो और ए ही ब्लड पिता का भी हो तो बच्चे में ए या ओ संभवतः ब्लड रहेगा। ठीक है, जैसे इस पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर माता पिता के ओ, माता के भी ओ, पिता के भी ओ हैं तो बच्चे जो होंगे उनके ओ ब्लड के ही, ओ ग्रुप के ही होंगे। ठीक है, और अगर माता के ए, पिता के ओ तो बच्चे ए या ओ होंगे। अगर पिता और माता दोनों ए हैं तो ए तथा ओ होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर माता ए पिता ओ है तो ओ भी होने की संभावना बच्चे में ज्यादा रहती है। अगर बी भी है तो बी तथा ओ होगा। ए भी है तो अगर पिता ए है और माता बी है तो बच्चे में ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर माता ओ पिता ए बी हो तब बच्चे में जो रक्त होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर ए हो माता में, पिता में ए बी हो तब बच्चे में ए या बी या ए बी हो सकता है। अगर बी इंटू ए बी हो मतलब बी माता में हो, ए बी पिता में हो तो बच्चे ए बी तथा ए बी हो सकते हैं। और अगर ए बी इंटू ए बी माता में पिता में ए बी तब बच्चे का रक्त जो होगा ए बी तथा ए बी हो सकता है। इस कारण ए इंटू ए दिया है तो इसमें जो बच्चे में जो रक्त की समूह की संभावना होगी वो या तो ए होगी या तो ओ होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि मानव शरीर संरचना, क्या कह रहा है? मानव शरीर संरचना। ठीक है, तो मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? किसकी बात कर रहा है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की ये बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पित्राशय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पीयूषिका, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? यकृत। क्या कह रहा है? यकृत। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना वो कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक, तो सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात की जाए इसमें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी। क्या हो जाएगा? सी, अग्नाशय। ठीक है, इस पे हम लोग 2 मिनट देख सकते हैं कि मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एवं अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैनक्रियाज जो होता है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावित और बहिःस्रावित दोनों रूप में कार्य करता है। ठीक है, अग्नाशय जो होता है ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावित और बहिःस्रावित दोनों रूपों में ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताएं।
ठीक है। ए कह रहा है ह्यूमरस, बी कह रहा है रेडियो अन्नास, सी कह रहा है कार्पल्स और डी कह रहा है मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि जो हम लोगों का हाथ होता है, क्या होता है, हाथ, हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि हाथ में हम लोगों के कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। मेटाकार्पल्स जो होता है वो हम लोगों के हाथ में पाया जाता है। ठीक है, मेटाकार्पल, कार्पल की अगर बात की जाए तो वो जो होता है ठीक हाथ से ऊपर जो होती है, यहाँ पे हड्डी हम लोगों का पाया जाता है। जैसे कि हम बता दें आपको कि अगर इसका बात की जाए तो ये हम लोगों का, ओ सॉरी, जैसे ये हम लोगों का हाथ होता है, ओ सॉरी, तो ये हम लोगों का, ये हम लोगों का हाथ होता है, उंगलियां ऐसे 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 करके होती हैं ये। तो यहाँ जो हड्डी होती है इसको हम लोग कहते हैं कार्पल्स। लेकिन ये जो हाथ में जो हड्डी पाई जाती है ये पूरी हड्डी पाई जाती है, उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मेटाकार्पल्स इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगली तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि, देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से रक्त वर्ग उसके बच्चे में संभवतः नहीं होगा। अगर ए ओ की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ए और ओ की बात की जाए, तो इसमें यह कह रहा है कि अगर माता का ओ और पिता का अगर ए है, ठीक है, तो इसमें बच्चे का रक्त समूह कौन सा नहीं होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ए और ओ में जो होगा कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका बात की जाए तो इसमें आंसर कह रहा है बी, ए बी, ओ बी, ए बी या ओ। ठीक है, तो ए और अगर ओ अगर समूह है तो बच्चे में जो रक्त होगा, क्या होगा, बच्चे में जो रक्त होगा, सॉरी, बच्चे में जो रक्त होगा वो ए या ओ का होगा। ठीक है, ए और ओ का होगा। ठीक है, और जो नहीं होगा, इसमें दो आंसर होंगे, इसमें आंसर क्लियर नहीं किया है, इसमें ए बी भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ओ तो होगा ही, बी नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। ठीक है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये तीनों ओ हो सकता है अगर देखा जाए, लेकिन नहीं की बात किया है तो बी वाला भी नहीं होगा और ए बी वाला भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर कंफर्म नहीं है कि ए होगा या बी, मतलब दोनों हो सकता है कि ए बी तो होगा ही नहीं और ए बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो दो ही बचते, या तो ये होगा या तो ओ होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं,
तो नहीं में दो ऑप्शन दे दिया है, इसलिए ए और बी ऑप्शन दोनों सही होगा। इसका इज द राइट आंसर ए बी दोनों होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि रक्त स्कंदन, ठीक है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये हम लोगों का। क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि कैल्सीफेरॉल, ठीक है, बी कह रहा है फिलोक्विनोन, सी कह रहा है पायरिलॉक्सिन, डी कह रहा है टोकोफिरोल। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा? बी फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन की बात हो जाएगा। रक्त स्कंदन की बात की जाए तो ये विटामिन के कारण होता है, जिससे कि ब्लड में हम लोगों का, जैसे हम लोगों का हाथ कहीं कट जाए या शरीर का कोई भी अंग कट जाए तो रक्त में जो थक्का कुछ देर समय के बाद जो बन जाता है, जो कि ब्लड बंद हो जाता है, वो अगर के की कमी है, विटामिन के का कमी है अगर आपके शरीर में, तो वो थक्का नहीं बन पाएगा, ब्लड वैसे ही बाहर निकलता रहेगा, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन के का ही जो नाम होता है उसी को कहते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि वह तत्व, ठीक है, क्या कह रहा है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। अगर रक्त की बात की जाए तो रक्त में जो होता है हम लोगों के, वो लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व जो नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो पाया जाता है क्रोमियम। क्रोमियम जो तत्व है यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और क्रोमियम Cr से इसको हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं, Cr। इसका क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का? Cr। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? तो इसको क्रोमियम को हम लोग दिखाते हैं, सांकेतिक रूप है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ही प्यारा लोगों का। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मानव प्लीहा है ना, उसको नियंत्रित कौन करता है? ये हम लोगों का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। चलिए, आइए, हम लोगों का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और प्यारा क्वेश्चन ये हम लोगों का कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रक्त आयतन, बी कह रहा है नाड़ी, सी कह रहा है हृदय स्पंदन, और डी कह रहा है हार्मोन्स उत्सर्जन। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो रक्त आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त आयतन हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर ये हो जाएगा, रक्त आयतन। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी फूटी कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही इसमें अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती हैं यहाँ। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, रक्त आयतन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोगों का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि 30, बी कह रहा है 31, सी कह रहा है 37 और डी कह रहा है 40।
ठीक है, क्या कह रहा है 40, तो कितनी जोड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 जोड़ी होती हैं। कितना होता है, 31 जोड़ी जो है होती हैं। अगर मानव शरीर की अगर बात की जाए तो 31 जोड़ी मेरु रज्जु या मेरु तंत्रिका में पाई जाती हैं। तो कितने तंत्रिका में पाई जाती हैं, जो 31 जोड़ी, ठीक है, कितना 31 जोड़ी इसमें नसें होती हैं, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसका जो कार्य है ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन, ठीक है, रक्त का पंपन, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, ठीक है। मेरु रज्जु जो होता है, जो हमारे शरीर में अचानक कोई चीज होता है, जैसे हम किसी चीज को देख के डर जाते हैं, जैसे हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, या पलक का झपकना हो गया, या ऐसे जो नियंत्रण होते हैं शरीर में जो अचानक होते हैं, उसको नियंत्रण करने का काम क्या करता है, मेरु रज्जु करता है। इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। मेरु रज्जु जो होता है, जो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है, यही होता है, और इसमें ये सारी नसें निकली होती है बाहर, और ये सारी नसें हमारे शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। और ब्रेन में जो इनपुट होता है, क्या होता है, ब्रेन में जो सारा हम लोगों के सारे बॉडी का जो एहसास होता है, जिसको जो ब्रेन हम लोगों का जिसको आदेश देता है, ये आदेश का आदान प्रदान या किसी चीज को महसूस कराना, ये सारा चीज दिमाग से मेरु रज्जु के ही जरिए जो नसें निकली हुई हैं उनसे ही अटैच होता है, उनसे ही संबंध होता है, उनसे ही ये जुड़ा होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोई भी बाहर से लगे या अंदर से जो भी चीजें होती है वो ब्रेन आदेश देता है, ब्रेन समझ जाता है इस चीज को। उसका एक माध्यम है, दोनों के बीच में आदान प्रदान कौन करता है, तो मेरु रज्जु करता है, ठीक है। इसीलिए, और ये हम लोगों का शरीर का सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है, इसकी उपाधि भी दी गई है, इसलिए कि जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, तो मेरु रज्जु के अंतर्गत ये सारे क्रियाएं जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा इसमें, क्योंकि इसमें यह कहा गया है ना कि सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, ठीक है। इस चीज को आप लोग देखिए और आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या इसका आंसर हो सकता है। आइए ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है गुर्दा, ये क्या कह रहा है, गुर्दा, बी कह रहा है पेट, सी कह रहा है जिगर, और डी कह रहा है फेफड़ा। तो अगर इसका बात की जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, मतलब अंदर का जो अंग होता है उसमें सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी। क्या हो जाएगा, सी, जिगर। जिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। और वैसे भी बहुत कुछ 90 के दशक में हो सकता है, 90 से 2000 के बीच में अजय देवगन की मूवी भी आई थी जिगर, ठीक है ना। तो जिगर जो होता है ना उसको हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत होता है। और यह जो होता है इसका भार जो होता है,
इसका भार होता है 1.6 किलोग्राम। जो हम लोगों का लीवर होता है ना, वो 1.6 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलो के आसपास माना जाता है, माना नहीं जाता है, होता है, ठीक है, जिगर। और लीवर ही ऐसा शरीर में पार्ट है, ग्रंथि है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? सबसे तेजी से अगर कहीं हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होगा, नई कोशिका बनेगी, तो कहां बनेगी? जिगर में। जिगर मतलब लीवर में। लीवर मतलब यकृत में। कहीं पे भी मारिए, जिगरे मारिए, ठीक है। अगर कोई आपको चाकू मारे ना, तो इसे घूम जाइएगा, और लीवर में ना मार इसमें चाकू, और उसमें अगर चाकू मार दे तो परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए डॉक्टर के पास, बोलिए कि चाकू लग गया है, वो बोलेगा कोई बात नहीं, चाकू निकाल के टाका फाका मार देगा, बहुत ही जल्दी उसमें घाव भर जाएगा। घाव की भरपाई वहां पे सबसे तेज होगी, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन क्या होता है? सबसे तेजी से होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मनुष्य, शायद ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ठीक है। अगर इसका देखा जाए, ऑप्शन ये कह रहा है 10, ऑप्शन बी कह रहा है 12, ऑप्शन सी कह रहा है 14, ऑप्शन डी कह रहा है 16। तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 होती हैं। कितना होता है? 12 होती हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में प्रवेश करता है, ठीक है। रक्त जो है वो प्रवेश करता है, कहां पे प्रवेश करता है? ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए कह रहा है विकृ धमनी, बी कह रहा है बाहरी इलियाक धमनी, और सी कह रहा है कक्षीय एरिक्सलरी धमनी, और डी कह रहा है अंतः प्रकोष्ठ का धमनी, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्या होगा? वृक्क धमनी। क्या हो जाएगा? वृक्क धमनी में प्रवेश करता है, ठीक है, माध्यम से प्रवेश करता है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? धड़कन हो गया और जो श्वसन हो गया, इसको कौन नियंत्रित करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन नंबर ए अगर दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेडुला। क्या कह रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। पी कह रहा है मेरु रज्जु, सी कह रहा है मेरु तंत्रिका, डी कह रहा है पीयूष ग्रंथि। अगर बात की जाए, देखिए जो पलक झपकना हुआ, रोंगटे खड़े होना, तो ये तो मेरु रज्जु का काम है, सब लोग जानते हैं, ये मेरु रज्जु तंत्रिका का काम है, ये उस पर कंट्रोल करती है। लेकिन अगर धड़कन हो गया दिल का, या फिर श्वसन हो गया, या ऐसी जो अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन में 3 हिस्से पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो मेडुला की अगर बात की जाए तो ये मध्य मस्तिष्क का ही भाग है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें क्या होता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा 90%
शरीर के किस भाग में, इसको हम लोग, इसका आंसर हम दे चुके हैं और इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडुला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर इसका हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या है? भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर मेडुला हो जाएगा, जो कि हमने अभी आपको कुछ देर पहले क्या किया था, ऑप्शन में बताया था। ठीक है, मेडुला जो होता है ये पक्ष मध्य, ये किसका होगा? मध्य का होगा। ठीक है, अब आते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना हम लोगों का, ये मेमोरी होता है, यही हम लोगों को याद करना, उसमें रखना, कोई भी चीज कैसे क्या काम करता है, ये इसी का काम होता है। ठीक है, किसका काम होता है? सेरिब्रम का। थैलेमस, थैलेमस जो होता है ये हमारे शरीर के बाहर की चीजों को, कोई हमारे शरीर पे मार दिया, ठीक है, ये हमारे कोई शरीर मार दिया या फिर कोई घाव बन गया, जो भी हमारे शरीर पे बाहर चीज होता है ना, उसको कौन ब्रेन को सूचना पहुंचाता है? तो थैलेमस पहुंचाता है। क्या होता है? थैलेमस के जरिए वो कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है ये अंदर की चीजों को बताता है। जैसे हाइपोथैलेमस की, जैसे हमको भूख लग गई, प्यास लग गई, किसी को देख के प्यार आ गया, घृणा हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और मेडुला की अगर बात की जाए तो भोजन नियंत्रण, उल्टी करना, हृदय स्पंदन की दर्द का प्रबलता, छींकने, खांसने आदि का नियंत्रण केंद्र है। कौन सा? मेडुला। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मेडुला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त समूह, सॉरी क्या कह रहा है? रक्त समूह ओ कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? तो सार्वजनिक दाता कहलाता है, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहलाता है, दोनों कहलाता है, और इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बताइए आप लोग? ये कहलाता है ए, सार्वजनिक दाता, मतलब ये किसी को भी क्या करता है? ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक दाता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लोगों का कह रहा है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ठीक है, कौन सा भाग है? आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। ठीक है, कौन सा भाग, कौन सा अंग है जो वसा को तोड़ देता है? किसको? वसा को तोड़ देता है, और तोड़ के क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो वह कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वृक्क। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। यही है जो वसा को तोड़ के क्या बना देता है? कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ठीक है, जो हम लोगों के शरीर में जो मोटी मोटी जो पेशियां पाई जाती है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही पाई जाती हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त है, अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है, उदासीन है। तो अगर रक्त की बात की जाए तो हम लोगों का जो रक्त होता है
वह कैसा होता है? तो रक्त जो है हम लोगों का उदासीन होता है। क्या होता है? सॉरी, क्षारीय होता है। 7 सॉरी, रक्त का जो समूह होता है वो 7, पीएच मान जो होता है रक्त का 7.4 माना जाता है। कितना माना जाता है? 7.4। उस वजह से ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाल रक्त, क्या कह रहा है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कतिपय स्रोतों का होना, लोहिताणु। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है? ऑप्शन है, और इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। ये बच्चा जानता है कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हम लोगों का लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इसीलिए इसको आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये पहले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? अभी हमने आप लोगों को बताया, इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 7.4। ठीक है, 7.4 हो जाएगा इसका पीएच मान होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लाई जाती है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये हम लोगों का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोहित कोशिकाएं, विंबाणु, थर्मोसाइड, लसिकाणु, लिम्फोसाइड, श्वेताणु, ल्यूकोसाइड। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? लोहित कोशिकाएं के जरिए क्या होता है? रुधिर, ये रुधिर में पाए जाते हैं, और इसका लगभग 40 से 45% भाग बने होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 25 से 30%, 50 से 60%, 70 से 75%, और डी कह रहा है कि 80 से 85% होता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 55 से 60% होता है। प्लाज्मा का, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्राएं होती हैं? तो 55 से 60% तक होती हैं। इसका बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गमन, परिधीय प्रतिरोध, इनमें से सभी। क्या कह रहा है? इनमें से सभी। तो आइए
जो हम लोगों का क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा है, प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें हम लोगों का कह रहा है कि जो रक्तचाप होता है, क्या होता है, रक्तचाप, ठीक है, वह किस पर जो है कि निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका इज द राइट। तो अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मानव शरीर, क्या कह रहा है, मानव सॉरी औसतन एक मनुष्य में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है। जो मानव शरीर में जो रक्त होता है वह कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 7 से 8%, 10 से 11%, 15 से 16% और 17 से 22%। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 से 8% होता है। जो मानव शरीर में भार जितना, शरीर लंबा चौड़ा या भार जितना भी होगा उसका 7 से 8% लीटर में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि पीएच का, रुधिर का पीएच होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रुधिर का पीएच कितना होता है। तो कह रहा है कि 5.0 से, ठीक है, 6.0 तक। बी कह रहा है कि 1.5 से 4.5 तक। सी कह रहा है 3.9 से 4.8 तक। और डी कह रहा है 7.3 से 7.5 तक, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 7.3 से 7.5 तक। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। 7.3 से 7.5 होता है, ठीक है। इसके बीच में रक्त का पीएच मान होता है, यह क्या होता है, क्षारीय होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। 77%, 21%, 14% और 7%। इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी, 7% होता है। मानव में जो ब्लड होता है पूरे शरीर का भार जितना होता है उसका 7% होता है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये इस सीरीज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सीरीज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें मोटर स्नायु न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेरुदंड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और डी कह रहा है कपालीय नसें। क्या कह रहा है, कपालीय नसें। तो अगर इसका इज द राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी, डी हो जाएगा, मेरुदंड हो जाएगा। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह सूचना को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है तथा प्रतिबिंबित
क्रियाओं का संचालन करती है। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये इसी के लास्ट क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ इस सीरीज को हम यही स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को जब तक पेट की परीक्षा नहीं हो जाती है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पेट के सीरीज में हम चलाएंगे वो सारे के सारे यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है उसके द्वारा पूछे गए होंगे, चाहे वो मैथ के हो, हिंदी के हो, इतिहास के हो, भूगोल के हो, अभी जो है कि बायोलॉजी चला दिया हमने, केमिस्ट्री को हो, फिजिक्स के हो, जितने भी क्वेश्चन, जितना भी हमको हो सकेगा, मिल सकेगा, जितनी भी चीजें हम आपको कराना चाहेंगे, जो भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कभी ना कभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे सारे क्वेश्चन के। आप नीचे देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ये सीरीज नहीं चलाई जा रही है। ये सीरीज इसलिए चलाई जा रही है कि जो अगर ये क्वेश्चन आप देखते हो तो हो सकता है कि जो 15-16 को जो पेट का पेपर होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड भी मिल सकते हैं, दोबारा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है संभवतः, इसलिए इस सीरीज को चलाई जा रही है। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।